पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ से बिगड़े हालात का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुआयना किया। वहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ आ गई, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इन बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए रविशंकर प्रसाद वहां पहुंचे और इलाके का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इन हालात को कैसे सुधारा जा सकता है। वहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया और सड़कों पर गाड़ियों की जगह बोट चलने लगी। घरों में फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया और बोट में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भूखे प्यासे कुछ लोग अपने मकानों की खिड़कियों से बोट में बैठे लोगों को देखने लगे और वहां से निकलने का इंतजार करते दिखे। यही नहीं, वहां सड़क पर सैलाब में कुछ गाड़ियां डूब गईं और लोग परेशान होते रहे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 42 मंजिला इमारत पर चढ़ना एक स्टंटमैन को भारी पड़ गया। पुलिस ने बिना मंजूरी लिए खतरनाक स्टंट करने के आरोप में फ्रांस के मशहूर स्टंटमैन एलेन रॉबर्ट को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के करीब 500 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रस्सी का भी इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ हाथों के जरिए इमारत पर चढ़ने लगे। उन्हें इमारत पर चढ़ता देख नीचे खड़े लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ लोग इस स्टंट का वीडियो बनाने लगे। कुछ ही मिनट में रॉबर्ट 42 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गए। इस स्टंट की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पहुंच गईं। जैसे ही रॉबर्ट इमारत से नीचे उतरे, उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। As long as I'm in a good health and even though if I was in a bad health, still I would be climbing. सिर्फ 20 मिनट में 500 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ने का स्टंट करने वाले एलेन रॉबर्ट पहले भी दुनिया भर की कई ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं। बिहार के शेखपुरा जिले में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वहां पहुंचकर डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव के जरिए डीएम इनायत खान राहत बचाव टीम के साथ वहां पहुंची और गांव के लोगों से बातचीत की, जहां डीएम ने प्रभावित लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाने के निर्देश दिए। बाढ़ से प्रभावित किसानों को भी डीएम ने बाकी भुगतान जल्द मिलने का भरोसा दिया। लंबे भुगतान तो आप लोगों को मिल जाएगा। आपके खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगा। डीएम ने वहां बाढ़ से बर्बाद हुई मक्का की फसल देखी और कृषि विभाग के अधिकारी से नुकसान की भरपाई के लिए रिपोर्ट मांगी। शाहजहांपुर केस में कांग्रेस की कोशिश यूपी में एक बड़ा प्रदर्शन करने की थी, लेकिन यूपी की पुलिस ने कहीं प्रदर्शन होने ही नहीं दिया। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी चिन्मयानंद आरोपी हैं, जिनके खिलाफ उतरे कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और सबसे ज्यादा हंगामा तो शाहजहांपुर में ही हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की थी कि हजारों लोग सड़कों पर उतरकर हाय हाय के नारे लगाएं, मतलब यूपी की सरकार और पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की जाए। लेकिन यूपी पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा तैयारी कर ली। पहले से धारा 144 लगा दी और सड़क पर पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। कुछ लोग तो चुपचाप जाकर पुलिस की बस में बैठ गए, मतलब उस बस में बैठ गए जो पुलिस ने हंगामा करने वालों को पकड़ने के लिए ही बुलाई थी। जो प्यार से नहीं माने, उन्हें पुलिस वालों ने घसीटते हुए बस तक पहुंचा दिया। जो घसीटने से भी काबू में नहीं आए, उन्हें पुलिस वाले उठाकर बस तक ले गए। महिला पुलिस का भी पूरा इंतजाम किया गया। नारेबाजी में शामिल होने के लिए जो महिलाएं आईं, उन्हें महिला पुलिस ने पकड़कर बस में ठूंस दिया। इतने लोगों को हिरासत में लिया कि एक बस काफी नहीं पड़ी, कई बसों में लोगों को भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। सड़कों पर तो पुलिस ने लोगों को हंगामा करने नहीं दिया, इसलिए वो बस में बैठने के बाद भी नारे लगाते रहे। कांग्रेस ने तैयारी केवल शाहजहांपुर में ही नहीं की थी, कई शहरों में एक साथ प्रदर्शन किए जाने थे, लेकिन पुलिस भी एक कदम आगे ही रही। और जहां जहां कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए, वहां वहां पुलिस पहुंच गई। मुरादाबाद में तो सड़क पर केवल 20 लोग जुटे थे। शाहजहांपुर तक पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। पैदल मार्च तो हुआ, लेकिन शाहजहांपुर तक नहीं, बल्कि पुलिस थाने तक। जितने लोग प्रदर्शन करने वाले थे, उससे ज्यादा पुलिस वाले थे। नेताओं को पैदल ही थाने ले जाया जा रहा था, इसलिए पूरे रास्ते कांग्रेस के नेता नारे लगाते रहे। आपने धारा 144 का कहते हुए ये कहा कि आपको जाने की अनुमति नहीं होगी और हमें थाने में लेकर के आ गए। हर तरफ कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ट्विटर पर एक्टिव हो गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी की सरकार पर लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया। प्रियंका गांधी ने तो लिखा कि जैसे ही सरकार को किसी प्रदर्शन की खबर लगती है, धारा 144 लगा दी जाती है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ध्यान खींचने के लिए कुछ अजीबोगरीब हथकंडे भी अपनाए। कुछ कार्यकर्ता तो एक पानी की टंकी पर चढ़ गए। और शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़ने वाले ये वो लोग थे जो पुलिस के एक्शन में बच गए थे।
यानी पुलिस जब कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी तो ये किसी तरह से बचने में कामयाब हो गए थे। ध्यान खींचने के लिए इन्होंने एक नई तरकीब सोची और एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए। हालांकि इनकी गिनती 7-8 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन कैमरों का ध्यान खींचने के लिए काफी थे। ऊपर खड़े खड़े ही लोग नारे लगाते रहे, लेकिन किसी को नारे सुनाई नहीं दिए। ये लोग जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए नीचे तक आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। शाहजहांपुर में कांग्रेस के कुछ नेताओं को घर में ही बंद कर दिया गया। घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया और नेताओं को घर से निकलने ही नहीं दिया गया। ऐसे ही नेताओं में जितिन प्रसाद भी थे। जितिन प्रसाद के समर्थक तो पुलिस वालों को देखकर ही भड़क गए। काफी देर तक पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था भी होते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 AK-47, 3 पिस्टल और 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पंजाब पुलिस की STF से कल रात एक कार में सवार बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। ये मुठभेड़ करीब 20 मिनट तक चली थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं तीनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने हथियार और ड्रग्स भी बरामद किए हैं। आशंका है कि ये हथियार और हेरोइन पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ के बाद पुलिस ने हथियार और हेरोइन भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि हथियार और हेरोइन पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी। तो पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसे पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस STF को पहले सिर्फ ये जानकारी मिली थी कि ये लोग नशा बेचते हैं, नशे के तस्कर हैं और पाकिस्तान से जो ड्रग्स आती है उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन जब इनको देर रात जब इनको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई तो एनकाउंटर हो गया वहां पर पंजाब पुलिस की STF और बदमाशों के बीच में। उसके बाद इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनसे देर रात जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो जानकारियां दी उससे पंजाब पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ये इस पूरे मामले में टेरर एंगल भी सामने आ रहा है। इनके पास से 5 AK-47 राइफल्स बरामद की गई हैं, कारतूस और काफी मात्रा में मैगजीन्स भी इनसे बरामद की गई हैं। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 किलो के आसपास हेरोइन भी बरामद की गई है। तो फिलहाल पंजाब पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये पाकिस्तान ने किस इरादे से AK-47 राइफल्स और कारतूस भेजे थे, और टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया मोहित आपका। पटना में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि मदद सिर्फ उन इलाकों में फंसे लोगों को मिल रही है जहां या तो बड़े नेता रहते हैं या फिर किसी नेता के रिश्तेदार का घर वहां पर है, जबकि बाकी इलाकों का हाल ऐसा है जैसे वो कतार में हो। मतलब इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। इससे लोग काफी गुस्से में हैं। ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 की टीम है। यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा। यह हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, हाउसिंग कॉलोनी है। यहाँ हाउसिंग कॉलोनी है। कोई इससे पहले यहाँ कोई नहीं, आप लोगों अभी तक आपके सिवा कोई नहीं आया है। पटना के कई इलाकों में लोगों को निकालने के भी जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। दावा है कि NDRF की ज्यादातर टीमें उन इलाकों में राहत बचाव का काम कर रही हैं जहां नेताओं के घर हैं, उन इलाकों में नहीं जहां लोगों को उनकी जरूरत है। JCB के आगे लोग बैठकर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कितना राउंड लगा लिए? 6 बजे से चालू है सर, सुबह 6 बजे से चालू है। सरकार पूरा निकाल है, इसमें सरकार कुछ बेनिफिट नहीं दे रही है पब्लिक को। केवल सब लोग खाली वोट मांगने के लिए चले आते हैं। पटना में प्रशासन की अनदेखी की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 4 दिन से फंसे हुए पानी में, परसों से ही पानी में फंसे हुए, आज आया है सुबह में। काफी परेशानी हो रही होगी अंदर? जी, हम तो निकल भी नहीं पा रहे थे रोड पे। मतलब अगर रोड पे आते तो मेरे सर से ऊपर पानी हो जाता। यहाँ पे स्थिति इतनी बुरी है कि सैकड़ों महिलाएं बच्चे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यहाँ पे 3 दिन से हमारे यहाँ खाना नहीं बना है। बहुत सारे अपार्टमेंट और जो मकान के लोग हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग तो प्रशासन से राहत की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। ये लोग अब अपने रिश्तेदारों के जरिए जरूरी मदद जुटा रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं जिनके उनके वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसी तरीके से मदद मुहैया करा रहे हैं ताकि किसी तरीके से पानी या फिर जो भी खाने का सामान है वहाँ पर पहुँच सके। हालांकि अनदेखी और भेदभाव के आरोपों से प्रशासन ने इनकार किया है। सरकार का भी यही कहना है कि वो लोगों की मदद में लगी हुई। दिल्ली पुलिस ने पहली बार अपने बेड़े में ऐसे डॉग स्क्वाड को शामिल किया है जो किसी भी विस्फोटक का 100 मीटर दूर से सूंघकर पता लगा ले। अब तक इस तरह के डॉग स्क्वाड सिर्फ SPG, NSG और CISF के बेड़े का हिस्सा था।
लेकिन अब दिल्ली पुलिस के बेड़े में भी विस्फोटकों को दूर से सूंघने में काबिल 5 गोल्डन रिट्रीवर शामिल हो चुके हैं। जो RDX है उसको सूंघने की कला इनके अंदर सबसे ज्यादा है। 100 मीटर तक ये जो कुत्ते हैं वो अपनी क्षमता का पूरा फायदा उठा सकते हैं और यही वजह है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इनका होना बहुत जरूरी था और दिल्ली पुलिस में अब इनको तैनाती दी गई है। बताया गया कि BSF ने इनको विस्फोटक सूंघने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया है। यही वजह है कि ये कुत्ते छुपाए गए विस्फोटक का आसानी से पता लगा लेते हैं। हमने 2 जगह एक्सप्लोसिव छिपाया हुआ है, एक पाइप के अंदर और एक यहाँ पर गमले के पास। तो इन जो डॉग स्क्वाड है, जो गोल्डन रिट्रीवर को दिल्ली पुलिस में लाया गया है, इनकी क्षमता ये होती है कि सूंघेंगे और सूंघने के बाद वहीं पर बैठ जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में रामलीला के समय ताड़का का किरदार कर रहे आदमी के कपड़ों में आग लग गई। यह आदमी केरोसिन मुंह में डालकर आग की लपटें निकालने का करतब दिखा रहा था, जिसके लिए वो एक हाथ में जलती मशाल और दूसरे हाथ में केरोसिन से भरी बोतल पकड़कर स्टेज पर पहुंचा। लेकिन करतब दिखाने के लिए मुंह में केरोसिन डालते वक्त उसके कपड़ों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग एक कपड़े की मदद से ताड़का का किरदार कर रहे आदमी के कपड़ों में लगी आग को बुझाने में जुट गए। काफी देर की मशक्कत के बाद उसके कपड़ों में लगी आग को काबू में कर लिया गया। समय रहते उस पर काबू पा लेगा। फिलहाल जो हालत है वहां का फिर भी ठीक है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा। और जूनागढ़ में ऐसी ही एक सड़क पर कुछ लोग सैलाब के बीच फंस गए। वहां फंसे 4 लोगों में 3 को तो निकाल लिया गया, लेकिन चौथे आदमी को निकालने के लिए बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव दल का एक सदस्य तो सैलाब में बहते बहते बचा। संभलने के बाद उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और आगे बढ़ने लगा। सामने लाइफ जैकेट पहना चौथा आदमी खड़ा था, जिसके पास बचाव दल का एक सदस्य पहले से ही मौजूद था। वहां फंसे आदमी की कमर में भी रस्सी बांधी गई और उसे सैलाब से बाहर निकाला गया। इसी तरह पोरबंदर में भी NDRF ने बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग को बचाया। कोटला गांव में एक किसान पिछले 2 दिन से फंसा हुआ था। हमें जैसे सूचना मिली हम तुरंत हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची। भारी बारिश की वजह से गुजरात के राजकोट, मोरबी, पोरबंदर और जूनागढ़ समेत कई जिलों के हालात खराब हैं। यूपी के मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि वैश्य समाज की तरफ देखने वालों की आंखें निकालने की हिम्मत रखते हैं। समाज अब इतना मजबूत बनकर खड़ा हुआ है तो कोई हमारी तो आंख निकाल ले तो उसके दोनों आंखें निकालने की हमारे पास नहीं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। यहाँ 7.5 रुपए की बिजली हमको पड़ रही है कंज्यूमर तक पहुँचाने में, बड़ी तादाद में यहाँ चोरी होती है। आतंकी संगठन अल शबाब ने सोमालिया में अमेरिकी ठिकाने और यूरोपीय संघ के काफिले पर हमला किया। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में गैर कानूनी ढंग से मरीजों पर दवाओं का परीक्षण करने के आरोपों की जांच पड़ताल की गई। यूपी के बरेली जिले में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई। नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपना पदभार संभाल लिया। इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की जगह ली। और 26वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नई जिम्मेदारी संभालते ही एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना के लिए बेहद अहम बताया। As far as Rafale is concerned, Rafale is a very capable aircraft. We have said so before. Once we induct it, it will be a game changer in terms of our capability. इससे पहले वायुसेना मुख्यालय में हुए एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को नए वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें बधाई दी। यही नहीं, नए वायुसेना प्रमुख ने पद संभालते ही पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक के लिए वायुसेना की तैयारियों को पहले से बेहतर बताया। We were prepared then, and many of these acquisitions were part of our plan, but we were able to expedite it and add some more critical aspects to it wherever there were shortages, and we will be better prepared next time. So, there's no doubt in that. Can we? VHP नेता विनोद बंसल ने एक दिन पहले गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसका कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध किया। क्योंकि विनोद बंसल ने एक दिन पहले दावा किया था कि नवरात्र के दौरान लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं,
लोग कलावा पहन के टीका लगा करके और मुन्ना, पप्पू, गुड्डू और ऐसे जाने कितने ऐसे नाम लेकर के आते हैं। विनोद बंसल के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया और वीएचपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। विश्व हिंदू परिषद या ऐसे तमाम संगठन ये इसी बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बांटा जाए। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी वीएचपी के इस बयान की निंदा की। मैं इस तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ हूँ। ये बहुदलीय, बहुभाषीय, बहुधर्मी, बहुमान्यताओं का देश है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विश्व हिंदू परिषद के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। सो का मतलब ये होता है कि उसमें हर आदमी शरीक हो सके। अगर आप उस पर पाबंदी लगाएंगे, उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूसरे राज्यों और खासकर बिहार के लोगों पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गई। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त इलाज के लिए बिहार से आने वाले लोगों का जिक्र किया था और उनका उदाहरण देते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बाकी राज्यों से बेहतर बताने की कोशिश की थी। ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के लोगों की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने का हवाला भी दिया था। बीजेपी ने उनकी इसी बात को मुद्दा बनाकर दिल्ली के सीएम पर तीखा हमला बोला। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये नफरत वाला चेहरा जो पर प्रांतियों के लिए है वो स्पष्ट हो गया है। सीएम के बचाव में उतरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। हम बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। ये दिन रात ऊल जलूल बातें उसी पे लगे हुए। पटना के राजीव नगर थाने में बारिश का पानी घुसने से वहां रखे कई जरूरी दस्तावेज खराब हो गए। पटना में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से थाने के अंदर के कमरों में पानी भर गया, जिससे वहां रखे कई जरूरी दस्तावेज पानी में भीगने से खराब हो गए। ये पूरा फाइल जो है देखिए, ये केस से संबंधित फाइल है। ये देखिए थाने की जो तमाम जो कागज पत्र है वो यहाँ पे रखा है। जीरोक्स मशीन जो है वो पानी में खराब हो चुका है। हालांकि थाने में तैनात कर्मचारियों ने दस्तावेजों को बचाने के लिए उनको कुर्सी पर रख दिया, फिर भी कई जरूरी फाइलें भीग गईं। इतना ही नहीं, राजीव नगर थाने में पुलिस वालों के लिए रखा खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। इतना समस्या है कि हम लोग पानी में भीज के रात भर यहाँ रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ ड्यूटी में जाते हैं। यही नहीं, थाने के परिसर में पानी भरने से वहां खड़ी कई बाइकों को भी नुकसान पहुंचा। आयरलैंड के पास समंदर में एक आदमी ने करोड़ों रुपयों की कीमत वाली टूना मछली को पकड़ने के बाद उसे वापस समंदर में छोड़ दिया। बताया गया कि जापान में इस मछली की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 23 करोड़ हो सकती है। समंदर में पकड़ी गई इस टूना मछली की लंबाई 8.5 फीट मापी गई, यानी ये टूना मछली इस साल पकड़ी गई सबसे बड़ी मछली है। हालांकि इस मछली को डेटा जमा करने के एक प्रोग्राम के तहत पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। इस टूना मछली का वजन 270 किलो से ज्यादा बताया गया। जापान में हर साल 1 जनवरी को टूना मछली की बोली लगाई जाती है, जो अक्सर करोड़ों में चली जाती है। यूपी के बलिया जिला जेल में पानी भरने के बाद कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरी जेलों में भेजा गया। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद जिला जेल में घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद जेल में बंद करीब 500 कैदियों को बसों के जरिए आजमगढ़ भेजा गया। जेल प्रशासन ने कैदियों को आजमगढ़ की जेल में भेजने के लिए कई बसें तैयार की, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कैदियों को एक एक कर बसों में बैठाकर रवाना किया गया। तो जेल में पानी भर गया है और बैरक में भी पानी आ गया है, जिसके क्रम में जो है करीब 500 कैदियों को आजमगढ़ जेल में भेजा जा रहा है। बताया गया कि जेल में करीब 900 कैदी बंद हैं, जबकि जेल में केवल 350 कैदियों के रखने की ही जगह है। लगातार हुई बारिश ने जेल के हालात और खराब कर दिए, जिसके बाद कैदियों को दूसरी जेल में भेजने का फैसला किया गया। इस दौरान बाकी बचे कैदियों को भी संत कबीर नगर की जेल में भेजने की तैयारी है। हालांकि जेल प्रशासन ने हालात सामान्य करने के लिए पंपों के जरिए जेल में भरा पानी निकालना शुरू कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ से पटना के ज्यादातर हिस्से में पानी भर जाने के बाद नीतीश सरकार ने एयरफोर्स से मदद मांगी, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया। और कई इलाकों में मकानों की छतों पर फंसे लोगों तक हेलीकॉप्टर की मदद से खाने के पैकेट गिराए गए। हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही लोग मकानों की छतों पर चढ़कर हाथ हिलाकर मदद मांगते दिखे। पिछले कई दिनों से पानी में फंसे लोगों के पास खाने पीने के सामान की काफी कमी हो गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाए गए। जबकि पूर्व सांसद पप्पू यादव भी बाढ़ से परेशान लोगों के बीच पहुंचे और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने पीने का सामान रखकर जरूरतमंद लोगों को बांटा। आदित्य ठाकरे ने सिद्धिविनायक में माथा टेका।
मुंबई में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने अपनी मां के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन किए। सोलापुर से कांग्रेस विधायक भारत भालके और शिवसेना नेता दौलत दरोड़ा एनसीपी में शामिल हो गए। मुंबई की कुर्रार इलाके में पुलिस ने 2 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में उसकी दादी को गिरफ्तार किया। पीएमसी बैंक घोटाले में मुंबई पुलिस ने एचडीआईएल कंपनी के प्रमोटर और बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुजरात के सांबरकाठा जिले में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिर गए और कई मकानों में लगे टिन उड़ गए। यूपी के गोरखपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया, जिससे कहीं जाना आना मुश्किल हो गया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी ने वर्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ये पहली बार है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरा है, क्योंकि अभी तक ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। मला नुसतं आमदार बनायचे, मंत्री बनायचे, मुख्यमंत्री बनायचं म्हणून हा निर्णय घेतलेला नाहीये। मी माझ्या स्वतःच्या स्वप्नाच्या मागे पळत नाहीये। मी जनतेच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे, हे आज मी सांगू इच्छितो। वर्ली विधानसभा सीट शिवसेना का गढ़ है और काफी लंबे समय से आदित्य ठाकरे को इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग हो रही थी। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से उम्मीदवार बनाया है। वर्ली शिवसेना का गढ़ है और अब तक सुनील शिंदे यहाँ से विधायक थे, उनका टिकट काट करके आदित्य ठाकरे को दिया गया है। सुनील शिंदे वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया, जिस पर उन्होंने खुशी जताई। यहाँ विधानसभा का इलेक्शन लड़के इस राज्य का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वहीं आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने पर एनसीपी ने तंज कसा। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी कम से कम पहली बार चुनाव में आ रही है। कम से कम इनके पास क्या संपत्ति है, ये महाराष्ट्र की और देश की जनता को पता तो चलेगा। एसडीओ से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ पे कोई भी नाव जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है, 25 सदस्यीय टीम भी है, लेकिन उनको भी अभी तक नहीं लगाया गया। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो बाढ़ की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था जिला में होनी चाहिए वो नहीं है। जो लोगों के लिए निकालने का दावा है वो दावा अरुण, जब बात बड़े नेताओं की आती है, कल हमने तस्वीरें देखी जब उप मुख्यमंत्री जो हैं सुशील कुमार मोदी फंसते हैं बाढ़ के पानी में, तो वहां पर डीएम खुद पुख्ता तरीके से खड़े हो जाते हैं उनकी हर संभव मदद पहुंचाने के लिए। क्या ये आम आदमी का परिवार है, गरीब व्यक्ति का परिवार है? इसलिए एनडीआरएफ की टीम अभी तक नहीं जागी है। जिलाधिकारी घंटे तो बता रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे, और जब भी आप दोबारा पूछते हैं तो नया वक्त आपको दे देते हैं। क्या लग रहा है? जी बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों ने कल भी टीवी पे दिखाया, जो भी नेता हैं, जो भी गायक है, जो भी हस्ती है, उनको निकालने के लिए तो सारे टीम लग जाती है, लेकिन जो आम आदमी है, जिनको एक्चुअल में जो बाढ़ से पीड़ित है, वो लोगों के पास अभी तक कहा जाए कि जो बिल्कुल अरुण, जब वीवीआईपी का एक ट्वीट आता है तो वहां पर जो है राहत पहुंच जाती है, रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, लेकिन इस तरीके से गरीब आदमी अगर कहीं फंसा हुआ है, आम आदमी फंसा हुआ है, तो लगातार जिलाधिकारी को, प्रशासनिक महकमे को इन्फॉर्म करने के बाद भी घंटे भर का इंतजार होता रहता है, लेकिन राहत लोगों तक नहीं पहुंचती है। 15 घंटे पहले हमारे संवाददाता ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया जिलाधिकारी को, वो बताते रहे कि कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई राहत के लिए नहीं पहुंचा है। और इन सब के बीच जो पूरे परिजन है वो परेशान है, माँ बाप परेशान है। देखिए स्थिति क्या कुछ है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में एक घर है जहां पर फंसे हुए हैं 2 बुजुर्ग दंपति और साथ में कई मवेशी भी। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने मम्मी पर रिसर्च के बाद ये जानकारी दी कि सैकड़ों साल पहले भी लोग दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार होते थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले लोगों ने दिल की गंभीर बीमारियों से जुड़े लक्षण पाए गए थे। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने कई 100 साल पुरानी 5 मम्मी की धमनियों की जांच की, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं की मम्मी शामिल थीं और पांचों की उम्र 18 से 60 साल के बीच थी। जांच में इन सभी मम्मी की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल होने के संकेत पाए गए, यानी मौत के वक्त उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पांचों में 3 की मौत निमोनिया से हुई, दिल की बीमारी की वजह से नहीं।
मध्य प्रदेश में झाबुआ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने चुनाव को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान बता दिया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताएं, अन्यथा यहां से मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की समर्थित सरकारें, कांग्रेस पार्टी आजकल हर विषय में पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस समय देश की इज्जत दांव पर है। ये किसी दो पार्टी का चुनाव नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चुनाव है। यूक्रेन में एक कार को पार करने के दौरान वहां लगा बैरियर गाड़ी के अंदर घुस गया। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बैरियर टूटने के बजाय कार के अंदर से आर पार हो गया। इससे पहले कार सवार पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर ले जाता नजर आया। उसके टोकन दिखाने पर वहां लगा बैरियर खुल गया और वो गाड़ी के साथ आगे निकल गया। लेकिन कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वो गाड़ी को रिवर्स करते हुए पीछे ले आया। गाड़ी की टक्कर से बैरियर एक तरफ मुड़ गया और गाड़ी जैसे ही दोबारा आगे बढ़ी, बैरियर ड्राइवर वाली खिड़की से अंदर घुसकर पिछले हिस्से से पार निकल गया। हालांकि बैरियर के आर पार होने के बावजूद ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई और उसने गाड़ी को थोड़ा पीछे करते हुए बैरियर को बाहर निकाल दिया। इस दौरान वो टूटे हुए बैरियर को गाड़ी से दूर हटाता हुआ भी नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को दोबारा आगे बढ़ाया, बैरियर एक बार फिर गाड़ी के अंदर घुस गया, जिसके बाद गुस्साया ड्राइवर बैरियर समेत गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। बिहार में बाढ़ और बारिश से परेशानी के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लगातार हो रही बारिश के पीछे ग्रह नक्षत्रों का हाथ बता दिया और दावा किया कि हत्या नक्षत्र के समय तेज बारिश होती है। मूसलाधार वृष्टि है, हत्या नक्षत्र का बारिश बड़ा ही गंभीर बारिश कभी कभी हो जाता है और वहां पर जो ये प्राकृतिक आपदा का एक रूप ले लिया है। जिसके बाद कांग्रेस ने अश्विनी चौबे के हत्या नक्षत्र वाले तर्क पर तंज कसा और उनके बयान को सरकार की नाकामी छिपाने का तरीका माना। जब आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कभी आप बात करेंगे प्राचीन भारत में वायुसेना के विमान कैसे उड़ते थे, कभी आप बात करेंगे नक्षत्रों की। अब कल कोई नया कारण आएगा तो मैं तो बल्कि दाग देता हूं उनके इमेजिनेशन की। नीति आयोग ने देश के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट जारी की, जिसमें केरल ने बाजी मार ली। नीति आयोग के सर्वे में बड़े राज्यों में केरल पहले, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा, जबकि छोटे राज्यों में मणिपुर पहले, त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे नंबर पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने बाजी मारी, जबकि दिल्ली तीसरे नंबर पर रही। वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में सुधार करने के बावजूद उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में आखिरी नंबर पर रहा। पश्चिम बंगाल ने इस सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था और किसी राज्य की रजामंदी के बिना उसे सर्वे में शामिल नहीं करवाया जा सकता था। आधे भरे इस गिलास को देखने के दो नजरिए हैं। किसी को ये आधा भरा हुआ तो किसी को आधा खाली दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के साथ भी हुआ। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश ने काफी सुधार करते हुए तीसरे पायदान तक की छलांग लगाई, लेकिन वो बाकी राज्यों से पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ था कि इतना सुधार करने के बावजूद आखिरी पायदान पर ही उसकी जगह बन सकी। गुजरात के बनासकांठा में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कई लोग बस के नीचे दब गए। इस भीषण हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। इसके बाद बस के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए वहां क्रेन भी बुलाई गई, जिसकी मदद से बस के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। आतंकी गतिविधियों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए ने बताया कि लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अलगाववादी नेताओं को पैसे देता था। एनआईए के मुताबिक अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर छापेमारी के दौरान एक डिजिटल डायरी मिली थी, जिसमें आतंकी हाफिज सईद से पैसे लेने का जिक्र है। एनआईए ने दावा किया कि अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ भी पाकिस्तान से पैसे लेने के सबूत मिले हैं। एनआईए के मुताबिक मसरत आलम, इंजीनियर रशीद और शब्बीर शाह जैसे अलगाववादी नेताओं को भी हाफिज सईद पैसे देता था। बताया गया कि हाफिज सईद से मिले पैसों का इस्तेमाल अलगाववादी नेता कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसा फैलाने के लिए करते थे। इन सभी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एनआईए अगले हफ्ते तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। आतंकी फंडिंग के मामले में यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी और इंजीनियर रशीद समेत कई अलगाववादी नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
पाकिस्तान की संसद में इमरान खान और उनकी सेना की करतूतों की सरेआम पोल खोली गई और ये काम किया दो पश्तून नेताओं ने। पीटीएम यानी पश्तून तहफूज मूवमेंट के दो नेताओं ने सरकार और सेना को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार माना। दोनों नेताओं को झूठे केस में फंसाया गया था क्योंकि पाकिस्तान में पश्तूनों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। लेकिन बरी होने के बाद दोनों नेताओं ने इमरान सरकार पर सीधा निशाना साधा। हद तो तब हो गई जब इनके भाषण के समय संसद की कार्रवाई को रोककर सरकारी टेलीविजन पर दूसरे कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। मैं जहां तक अलकायदा और तालिबान का ताल्लुक है, मैं फिर भी कसमन और हल्फन कहता हूं कि ये लोग जो आज कह रहे कि ऑपरेशन हुए हैं, खुदा की कसम अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर जानकर वहां पे जितना भी नुकसान हुआ है सब आवाम का हुआ है। विक्टिम्स हैं उन्हीं लोगों के हैं। हम जंग के खिलाफ निकले हैं, हम तशद्दुद के खिलाफ निकले हैं। इन दहशतगर्दों ने हमारा, लेकिन उन दहशतगर्दों को फिर बनाया किसने है? ये मैं खुद अगर कुछ कहूंगा तो शायद गद्दारी का फितवा लगे। मैं खुद अगर कुछ कहूंगा कि इन दहशतगर्दों को किसने बनाया तो शायद मेरे ऊपर एक दूसरा दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो। जिस तरह बलदेव कुमार अब अभी हिंदुस्तान में जाकर ये स्टेटमेंट्स देता है कि वहां पर पाकिस्तान में अक़लियतों पर तशद्दुद होता है और पूरी तहरीक इंसाफ उसको डिसओन कर दी। एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पहले अमेरिका दौरे पर वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। महाराष्ट्र के गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गोपाल दास अग्रवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। देवेंद्र जी से एक बात की विनती करना चाहता हूं, मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए आया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम ने चेकिंग के समय भिवंडी से 20 लाख रुपए का कैश जब्त किया। झारखंड के पाकुड़ में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 7 करोड़ रुपए की लागत से बने एक पुल का हिस्सा टूट गया। कुछ साल पहले ही बनाए गए इस पुल के टूटने से उसे बनाने वाली कंपनी पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यह पुल भारी बारिश और पानी के तेज बहाव को सहन नहीं कर पाया और उसका एक हिस्सा पानी के साथ बह गया। नदी के बीच बने पुल का एक पिलर भी धंस गया, जिससे पुल के बाकी बचे हिस्से पर भी खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि बनाए जाने के बाद ही पुल में कई जगह दरारें आ गई थी, जिसके बाद पुल को बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। सरकार को संबंधित कार्रवाई संवेदक पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पुल गिरने से कुछ इलाकों का संपर्क कट गया और कई लोग सड़क पर ही फंस गए। पुल के ऊपर बहुत पानी चढ़ गया है, इसलिए आना जाना ठप हो गया। उस पार का आदमी उस पार, इस पार का आदमी इस पार।